लास्ट वीडियो में ऑडियो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसमें जो काम किया था उसको आप देख कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा माइक का इशू आ गया था। बट इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि लास्ट वीडियो में जो हम लोग किया था साइन अप का फॉर्म इंटीग्रेट और लॉगिंग का फॉर्म इंटीग्रेट, एक्चुअली उसको बना बनाया हुआ फॉर्म को यूज़ किए थे, जो कि पहले से ही लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। वो लाइब्रेरी है फ्रॉम zango.contribute.auth.forms, और फॉर्म के लिए दो फॉर्म यहाँ पे, यूज़र क्रिएशन फॉर्म और ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ये दोनों फॉर्म, यूज़र क्रिएशन फॉर्म का मतलब हुआ नया अकाउंट बनाने का फॉर्म, और ऑथेंटिकेशन फॉर्म का मतलब हुआ वो फॉर्म जिससे हम लॉग इन करेंगे। तो ये दोनों ही फॉर्म बना हुआ एग्जिस्ट कर रहा था, तो हम लोग इसको यूज़ किए। बट इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्ट इन तरीके से आता है, जो अच्छा नहीं दिखता। तो मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ क्रिस्पी फॉर्म से। तो क्रिस्पी फॉर्म एक प्लगइन है, क्रिस्पी फॉर्म। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो जैंगो का ये पैकेज है क्रिस्पी फॉर्म, काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पिप इंस्टॉल जैंगो डैश क्रिस्पी डैश फॉर्म, इसको पहले ध्यान रखिएगा जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपका सर्वर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पैकेज में इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं इसको बस सिंपली इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद चूँकि मैं टेलविन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्रिस्पी का बूटस्ट्रैप पैकेज यूज़ नहीं करूँगा, टेलविन पैक यूज़ करूँगा। तो क्रिस्पी सपोर्ट सेवरल फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क सच एज बूटस्ट्रैप और टेलविन या बुल्मा, ठीक है। ये एक और है, फाउंडेशन भी एक और होता है। अगर आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, जैसे आप सीखते हैं सीएसएस का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप या टेलविन, वैसे एक और होता है बुल्मा। ये तो ये भी एक और फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। देखिए बटन्स वगैरह दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सब बटन्स हैं, और ये बटन एग्जिस्ट करते हैं इस फ्रेमवर्क में। लिखने के बनाने के लिए देखिए इस तरह का सीएसएस होता है जिससे हम बना सकते हैं। क्लासेस है इसमें बिल्ट इन। एक होता है फाउंडेशन सीएसएस, ये भी देख लो। फाउंडेशन भी सीएसएस फ्रेमवर्क है, जैसे कि आपका टेलविंड है, जैसे आपका बूटस्ट्रैप है वैसे। तो इस तरह का आप इसमें शोकेस वगैरह या डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन देख सकते हैं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं। देखिए तो फाउंडेशन में कैसे काम किया जाता है वो यहाँ पर बताया, ठीक है। खैर, तो ज़्यादा पॉपुलर तो टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, तो हम टेलविंड वाला लिंक पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद टेलविंड के अलग से एक पैकेज को इंस्टॉल करना होता है, वो यहाँ पर तुमको बता देगा। देखो ये डिज़ाइन करके दिखा रहा है कि कैसा होगा। इसके लिए आपको पिप इंस्टॉल क्रिस्पी टेलविंड लिखना है। ये दो पैकेज है, एक तो क्रिस्पी फॉर्म हो गया, ये दूसरा हो गया। ये दोनों पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सेटिंग डॉट पाई में ये दो लाइन को ऐड कर देना है एज अ इंस्टॉल ऐप वेरिएबल में। कहाँ पे? इंस्टॉल ऐप वेरिएबल में, और दो वेरिएबल बना देना है ऐसा। तो बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सेटिंग डॉट पाई में जाएंगे और इंस्टॉल ऐप जो वेरिएबल होता है, इंस्टॉल्ड ऐप ये वाला, जहाँ सी एस ऐप का नाम लिखते हैं, उसी में दो और जोड़ देंगे। दो जोड़ने के बाद ये जो वेरिएबल्स दो नज़र आ रहे हैं, ये इस एरे के बाद डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपको फॉर्म को चेंज करना हो तो इस तरह से पहले ऊपर में लोड करना होगा, और जहाँ फॉर्म का नाम है उसके बगल में क्रिस्पी लिखना होगा। तो एकदम एग्जैक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और आ जाते हैं सबसे पहले लॉगिन के पेज में। तो ये लॉगिन का पेज में इंपोर्ट ऊपर कर लीजिए, कंटेंट से ऊपर भी कर सकते हैं। और देखिए फॉर्म वेरिएबल के बगल में ऐसे क्रिस्पी लिखना है, तो बस इसके बगल में हम ऐसे क्रिस्पी लिख देते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें बटन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बटन फॉर्म के साथ नहीं आता है। तो आप बनाइए इन बटन को, इनपुट टाइप सबमिट, क्लास नेम, और यहाँ पर हम लिखते हैं BG डैश टिल डैश 700 टेक्स्ट डैश वाइट PX3 PY2 और W डैश फुल, और बाकी चीज़ें जो आपको करनी है। तो अभी आप दिखा देते हैं आपको हम फॉर्म। पहले तो आपको सर्वर रन कर लेना है, और उसके बाद आप इसी फॉर्म को रिफ़्रेश करेंगे तो इसका डिज़ाइन में बदलाव आ जाएगा। देखिए आ गया। तो आपका जो बटन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे वो क्लास होगा, क्लास नेम लिख दिया। देखिए तो ये फॉर्म आपका बनके तैयार हो गया। अब इसको अच्छा डिज़ाइन देना है, बाकी चीज़ें करनी है,
ऑब्वियसली आप उसको भी कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिएगा, फॉर्म के साथ लीजिए, एक बॉक्स में डालिए, जैसे कि फ्लिक्स डैश 1, ठीक है। और इसी के अलावा आपको जस्टिफाई, सेंटर, आइटम सेंटर, और इसके अंदर वाला डब्बा एक और बनाइएगा, W-4/12, और इसको डाल दीजिए। देखिए ये बीच में आ गया। तो ये लॉगिन का फॉर्म है, इसलिए ऊपर में टाइटल भी डाल दीजिए, फ्लिक्स-1 H2 लॉगिन हेयर। तो देखने में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। क्लास नेम टेक्स्ट डैश 2 एक्सेल फॉन्ट डैश बोल्ड, मार्जिन बॉटम 3। देखिए तो ये मोटे मोटे तौर पे अच्छा लुक दे देगा आपको, जो आपको चाहिए। शैडो वगैरह डालना चाहते हो तो वो भी है, बॉर्डर वगैरह डालना चाहते हो वो भी है। देखिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाहते हैं। ये वाला बात रह गया कि ये जो पेज है ये नहीं आना चाहिए, फीचर्ड अगर नहीं आना चाहिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि लॉगिन का बेस अलग होगा। लॉगिन का जो बेस होगा उसका नाम हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका नाम रखते हैं ऑथ बेस। ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन बेस, ज़्यादा कुछ नहीं है। देख लो कंसेप्ट क्या है, ऑथ बेस। तो आपका जो बेस है ना उससे आपको पूरा कॉपी करके ऑथ बेस में डाल देना है, और उसमें हटा दीजिए फीचर का चीज़। तो जो फीचर का कंटेंट है ये तो हेडर हो गया, ये जो फीचर वाला डब्बा है जिसका 3/2 नाम है उसको हटा दीजिए, 9/2 को हटा दीजिए। ये पूरा फुल विड्थ का एरिया हो गया, देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये भी हटा दीजिए, एक्स्ट्रा डिव है ये। यानी मोटे मोटे तौर पे आपके पास अब एक ही डिव है। अब आप इस यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कर दें। नॉर्मली ये यहाँ से ज़ैंगो टेम्पलेट से HTML में कन्वर्ट कीजिए, तब आप इसको फॉर्मेट कर पाइएगा। ठीक है, हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे ये जो बनाया है ना इसका नाम ऑथ बेस है, ये वो वाला बेस है। बाकी सब पेज में वो बेस है, लॉगिन लॉग आउट बाकी चीज़ें जिसमें पूरा पेज चाहिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑथ बेस। तो जैसे मान लो लॉगिन का फॉर्म है ये, तो हम यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑथ बेस लिख देंगे, बस यही है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो बगल में पट्टी आ रहा था वो नहीं आया, और आराम से हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बात और है वो ये है कि इसका हाइट स्क्रीन बर साइज़ का अगर देना चाहते हो तो इससे बीच में सेंटर यहाँ आएगा। अगर ज़्यादा हो जाता है तो तुम इसको बड़ी ब्रैकेट 90 VH भी डाल सकते हो, तो इससे स्क्रॉल नहीं आएगा। थोड़ा सा और कम कर दो, 85। वो हेडर भी है ना उसमें इसलिए, तो देखो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कंपेरेटिवली ये इसी तरह से रजिस्टर का भी काम करना है। तो चलो रजिस्टर का भी काम करेंगे और इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो, क्योंकि इसमें भी फॉर्म ए नाम है तो ज़्यादा कुछ बदलना नहीं पड़ेगा। लॉगिन हेयर की जगह लिखो क्रिएट एन अकाउंट हेयर, ठीक है। बाकी ऊपर देखो ऑथ वही है, बाकी चीज़ें वही है, सबमिट बटन भी वही है। आप देख सकते हैं रजिस्टर का पेज भी डिज़ाइन चेंज कर चुका है, हो गया। लेकिन ये फॉर्म को अब सबमिट करेंगे तो ये इंसर्ट कैसे होगा, ये तो अभी हमको वैलिडेशन का एरर आ जाएगा अगर हम इसको क्लिक कर दिया तो। ये काम क्यों नहीं कर रहा है इनपुट टाइप सबमिट? ओ फॉर्म टैग तो है ही नहीं, तो फॉर्म टैग नहीं तो फिर काम कैसे करेगा? तो चलो कोई बात नहीं, दोनों जगह आप सुधारना पड़ेगा। तो ये जो देखो ये जो डिव है इसके जस्ट अंदर से हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग डाल देंगे इन अ पोस्ट मेथड, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं, दैट्स इट। तो अभी लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे CSRF टोकन मत भूलिएगा, CSRF _ टोकन। और ये एक्शन सेम पेज पे इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेम पेज पे नहीं है तो लिखना पड़ेगा। चलिए सेम काम आपको रजिस्टर में भी करना है, तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही इसको ज़ैंगो टेम्पलेट को HTML में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद थोड़ा फॉर्मेट कर दीजिए। और ये जो डिव के अंदर से सब कुछ है इसके अंदर में फॉर्म टैग लगाइए, पोस्ट मेथड वाला अंदर सब डाल दीजिए। और यहाँ CSRF टोकन मत भूलिए, CSRF टोकन। इसको नहीं देंगे तो ये सबमिट करने में दिक्कत देगा। देखो हो रहा है इंसर्ट, ये रिक्वायर्ड बता रहा है, इसका मतलब हो रहा है इंसर्ट। और ये देखो लॉगिन के केस में सबमिट हो रहा है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने से
हाथ वाला निशाना है, इसके लिए होता है कर्सर पॉइंटर, ऐसे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस पर हैंड रख कर्सर रखेंगे, कौन सा पेज में किए, रजिस्टर में, देखो कर्सर वाला हाथ वाला कर्सर आ गया। खैर, तो ये है सबमिशन करने का तरीका, हम इसमें सबमिट करेंगे तभी काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे भी कर्सर पॉइंटर डाल देते हैं, हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे हमारा ये काम यहाँ पे हो गया। अब आइए लॉजिक के पास। लॉजिक है साइनअप का अलग, लॉगिन का अलग। तो पहले साइनअप ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट करने का मेथड पोस्ट होगा तो हम लोगों का जो फॉर्म है वो वैलिड हुआ तो इज़ वैलिड, वही तरीका जो फॉर्म में पहले सीखा था। इज़ वैलिड हुआ तो उसके बाद उसको सेव करो और रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ वो बता दो। रीडायरेक्ट आपका इंपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ शॉर्टकट में रेंडर के बगल में कॉमा रीडायरेक्ट करना होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपका लॉगिन वाला जो यहाँ कंसेप्ट लिखा है ये सिर्फ फॉर्म सबमिट होने के बाद होगा। क्या क्या होगा, पहले पोस्ट मेथड होना चाहिए, दूसरा फॉर्म वैलिड है या नहीं, अगर फॉर्म वैलिड है तो सेव करो, नहीं तो और रीडायरेक्ट कर दो, और नहीं है तो ये सब काम करेगा। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे रजिस्टर का काम सबमिट होने लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ पे नया यूज़र अकाउंट बना रहा हूँ 123, पासवर्ड रॉक @123। पासवर्ड देखो नीचे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन कितना पासवर्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अवॉइड नहीं कर सकते, कमज़ोर पासवर्ड डालना मुश्किल है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ फंस रहा है। रजिस्टर, देखो पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कॉमन पासवर्ड नहीं होना चाहिए, इंटायर न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। कैसा पासवर्ड दिया जाए, मेथड पोस्ट CSRF टोकन। अच्छा एक काम करते हैं, रुको लॉगिन पे काम कर लेते हैं। लॉगिन तो मेरा पहले से है CWS वाला। लॉगिन का लॉजिक नहीं लिखा हुआ है तो उसके लिए लॉजिक पहले लिख लेते हैं view.php में। यहाँ पर वही लॉजिक है। अगर ओ अच्छा सॉरी, एक छोटा सा गलती हो गया, मैं बताता हूँ क्या। ये जो फॉर्म बनाया है ना, इसमें हमको यहाँ पे लिखना था रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, या तो नहीं तो और नन, ये तो भूल ही गए हम। ये एक्चुअल में फॉर्म का डेटा जो आएगा वो पोस्ट से आएगा, और या तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मतलब फॉर्म खाली आएगा, और रिक्वेस्ट पोस्ट में डालेंगे तो रिक्वेस्ट का डेटा आएगा। ये लाइन तो हम भूल ही गए लिखना, इसमें भी कर लेते कंप्लीट। तो यहाँ पे भी वही बात है, इफ़, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर ऐसा होता है तो उसको फॉर्म को इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड तो फिर उसको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने का एक फंक्शन होता है, मैं आपको बता दूं। अच्छा ये कन्फ्यूज़न भी है, देखो
लॉगिन नाम नहीं रख सकते हैं क्योंकि लॉगिन ऑलरेडी एक फंक्शन होता है जिससे लॉगिन होता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक पास कीवर्ड लगा देते हैं ताकि बाद में करेंगे इसको। पहले हम रजिस्टर में ये गलती कर रहे थे कि ये नहीं लगाए थे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं ले रहा था। अभी रजिस्टर में फॉर्म सबमिट ले लेगा। देखो रॉक 1 2 3 1 2 3 मार्क एक कॉमन हो जाएगा थोड़ा 3 2 4, ठीक है, याद रखना है इसको। आर पासवर्ड डाल रहे हैं एकदम हाई सिक्योर पासवर्ड। देखो लॉगिन के पेज में आ गया, मतलब ये सबमिट हुआ, डेटा में इंसर्ट हुआ। अब इससे हम लोग लॉगिन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन हो जाए, इसके लिए लॉजिक लिखना होगा। यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर फॉर्म पोस्ट मेथड चाह रहा है, इस पास को हटा देंगे। अब काम करेंगे इसमें, इसका अनकमेंट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फॉर्म का डेटा से हम लोगों को एक एक डेटा निकालना होगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखा, देखो ये फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म ऑलरेडी है मेरे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में वही बात, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन, ये वही चीज़ जो हम लोग ऑथेंटिकेशन लगाया। उसके बाद अभी ब्लैंक डेटा देख रहे हैं, डेटा स्टोर करने के लिए पोस्ट मेथड अगर इज़ वैलिड हो तो उसमें से यूज़र नेम और पासवर्ड को निकाल दो। फॉर्म डॉट क्लीन डेटा, क्लीन डेटा क्यों कर रहे हैं, आगे पीछे अगर कोई गलती से स्पेस भी डाल दे तो साफ़ सुथरा कर देगा वो, नहीं तो फॉर्म डॉट गेट होता है नॉर्मली ऐसे। फॉर्म डॉट पोस्ट डॉट गेट यही था। तो ये ना लगा कि हम क्लीन डेटा लगा सकते हैं। क्लीन डेटा से क्या होगा, जो नाम आ रहा है वो क्लीन होकर आएगा। उसके बाद यूज़र, ये ऑथेंटिकेट तुम देख रहे हो, ये एक फंक्शन है जो बनाया हुआ है, इसको खाली इंपोर्ट करना है। फ्रॉम Django डॉट contribute डॉट auth डॉट view import authenticated, सॉरी import authenticate। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, लॉगिन करा देगा। तो इस सेशन बना देगा ऑथेंटिकेट यूज़र, जिसका यूज़र है, पासवर्ड जिसका पासवर्ड है, यूज़र बन गया। यूज़र इज़ नॉट नन, अगर यूज़र खाली ना हो तो फिर उसको लॉगिन करा दो। अब ये लॉगिन नाम का फंक्शन के साथ कोलैप्स ये हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये लॉगिन, इसका भी नाम लॉगिन, तो हम इसका नाम रखते हैं लॉगिन व्यू, ठीक है। इसका नाम यहाँ बदलने से क्या होगा नुकसान, व्यू वेब url.py में यहाँ पर नाम बदलना पड़ेगा, और तो कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हो गया मामला यहाँ पे सॉल्व। एक और जगह करना है, वो है नीचे रिडायरेक्ट URL, हाँ ठीक है। तो ये लॉगिन का जो नाम है ये इंपोर्ट होगा यहाँ पे, ऑथेंटिकेट की तरह ये लॉगिन को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। लॉग आउट है तो लॉग आउट को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो नॉर्मली इंपोर्ट कर लिया, और हमारा लॉगिन में ये वाला फंक्शन रिक्वेस्ट और यूज़र जो खोज के निकाला है लॉगिन के लिए, और फिर रिडायरेक्ट कहाँ करना है, होम पेज में। तो सारा लॉजिक यहाँ लिख दिया, और उसके बाद हम इसमें इंसर्ट कर साइन अप करके देखेंगे। देखो मेरा तो एक तो साइन अप है ही है ना, CWS वाला, उसको ट्राई करते हैं। पासवर्ड तो हम क्या रखे थे याद ही नहीं। कैसे चेक होगा कि कहाँ तक पहुँचे। एक काम करते हैं, इज़ वैलिड को के बाद ये जो यूज़र नेम पासवर्ड इसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन जो कि आउटपुट देने का काम करता है। तो अगर यूज़र नेम प्रिंट हो गया, समझो यहाँ तक पहुँच गए, तो टेस्ट करेंगे यहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं कर। देखो एक बार और, यहाँ तक ही नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट को ऊपर लेके चलते हैं। अब यूज़र नेम प्रिंट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ टेस्टिंग ज़रूर प्रिंट होगा। टेस्टिंग को टेस्ट करेंगे। देखो तो कहीं टेस्टिंग प्रिंट हुआ यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद अंदर आओ, इफ़ के अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर से देखो।
यहाँ पे लिख देते टेस्टिंग पोस्ट, पता चलेगा हाँ पोस्ट मेथड काम कर रहा है कि नहीं। टेस्टिंग पोस्ट, इसका मतलब यहाँ तक काम कर रहा है। अब वैलिडेशन करते हैं, मतलब इस वैलिड के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे टेस्ट किया था बता देते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिख दिया मैसेज, सबमिट किया, यहाँ लिख देते टेस्टिंग पोस्ट वैलिड। अगर ये प्रिंट हो गया समझो कि आया कहीं वापस, नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसी लाइन में वैलिडेशन का कुछ इशू है। कंट्रोल एन, फॉर्म जो बना है उसका नाम क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तो सही है। फॉर्म टैग यहाँ है, मेथड पोस्ट है, CSRF का टोकन जनरेट हो रहा है। और फॉर्म में इज़ ऑथेंटिकेटेड है पोस्ट मेथड का। यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हम लोग। अच्छा एक काम करते हैं, इज़ वैलिड हटा देते हैं, कि बाकी सबको इसके अंदर ऐसे रखते हैं। अब देखो तो क्या होता है, क्लीन डेटा ऑथेंटिकेशन फॉर्म से नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चेंजेस कर लेते हैं। पहला ये कि हम लोग ये जो इज़ नन लिखे हैं या पोस्ट डेटा लिखे हैं, इसमें से तुम ऐसे भी कर सकते हो कि रिक्वेस्ट पास कर दिया और सेकंड पैरामीटर बताया डेटा कौन है, तो डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, इस तरह से भी बता सकते हो। और ये जो क्लीन डेटा का मामला है, इसमें ना तुम डॉट गेट लगा दोगे और यहाँ पर नाम लिखोगे, ध्यान से कोई सिंटेक्स एरर ना हो जाए। तो कंट्रोल D कर देते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है। और ये पासवर्ड का लाइन हटा के इसका वेरिएबल का नाम पासवर्ड, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं क्या एरर आता है। तो सामने एरर आएगा तो तैयार हो जाएंगे इसके लिए, क्या समस्या है। तो ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये सबमिट करते हैं। क्लीन डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अभी भी वही बात बता रहा है। सीधा क्लीन डेटा हटा दो, डॉट पोस्ट डॉट गेट, जो जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं। चलो देखते हैं कितना सफल हुए हम लोग। सर्वर में कुछ एरर, डॉट तो हम सही कर दिया जी। वापस आ जाओ, बंद करके खोल दो, सबसे अच्छा तरीका है। फॉर्म डॉट गेट डायरेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम ट्यूटोरियल भी देख रहे थे, इसमें यहाँ पे फॉर्म डॉट क्लीन डेटा डॉट गेट, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं कैसे हो गया। फॉर्म इज़ अ वेरिएबल, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नॉन, जो पहले लिखा हुआ था, डेटा डाल देते। एक और अटेम्प्ट, ये वाला मेथड शायद चेंज हो गया है, पहले ये था। मैं ये लेटेस्ट वर्जन में इंस्पेक्ट करना पड़ेगा मुझे।
पता नहीं, रुको, चलिए दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं कि क्या एरर है वो जानने की। तो पहले तो हम लोग ये करते हैं कि ये पोस्ट डेटा और नन को डाटा में डाल देते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट जैसे पास करते हैं फर्स्ट पैरामीटर के तौर पे उसको पास कर देते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे फॉर्म के बाद क्लीन डेटा, ये तो आ गया हिंट में, इसका मतलब ये फंक्शन है बट काम नहीं कर रहा था, ये बड़ा संदेह वाला बात है। तो फॉर्म से डेटा निकाला, गेट और पोस्ट और उसका ऑथेंटिकेशन। एक और अटैम्प्ट कर सकते हैं अगेन। ऑथेंटिकेट फॉर्म में क्लीन डेटा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक मिनट मैं चैट जीटीपी देख लेता हूँ, यही बता देगा कि क्या एरर है। लास्ट ये वैलिडेशन चेक करने के बाद बोला देने के लिए, वैलिडेशन शायद चेक हो नहीं रहा। हम तो वैलिडेशन हटा दिया ना। ओह ये भी हो सकता है, ये वैलिडेशन हम हटा दिया ना यहाँ पर, तो इसमें वापस लगा देते हैं और कॉलन लगा देते हैं और इसके अंदर का जो बॉडी पार्ट है यानी यहाँ से यहाँ तक सबको एक टैब अंदर करेंगे तो इंडेंटेशन हो जाएगा। ये वैलिडेशन में ही इशू है, हटा दिया तो ये डायरेक्ट एरर आने लगा। ये एक्चुअल इशू है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ही नापना पड़ेगा कि एक्चुअल इशू इसमें क्या है। ये वाला तो मैंने एक बार ट्राई करना है। देखो हो गया। तो मामला ये बना, हम बताते क्या हुआ, सुनो। होता क्या है, हम थोड़ा सा एडमिन से समझाते हैं। जब हम लोग साइन अप किए थे फॉर्म को तो यूज़र टेबल में गया, यूज़र में जो डेटा गया, देखिए ऊपर वाला में टिक लगा हुआ, नीचे वाला में नहीं लगा हुआ है। इस नीचे टिक ना लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये वैलिडेशन आपका नहीं हुआ है, मतलब आप एक्टिव नहीं हैं तो वो टिक नहीं है। आप देख सकते हैं आप एक्टिव नहीं है तो टिक नहीं है, अगर टिक नहीं है तो आप लॉगिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये वाला डेटा है मेरे पास, ऑफ कोर्स इसमें डेटा है बट इससे लॉगिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। मतलब एक ईमेल जाता है, वेरीफाई होता है, ऐसा प्रोसेस होता है, तभी टिक लगता है। तो सुपर एडमिन का तो टिक लगा हुआ है, यानी हम सुपर एडमिन को लॉगिन कर सकते हैं अपनी जगह पे। यही है मामला, ठीक है। तो हम लोगों ने सुपर लॉगिन यूज़र को लॉगिन करके दिखा दिया और यूज़र लॉगिन हो गया। कोड में कोई गलती नहीं था, वैलिडेशन हटाने की वजह से नीचे वाला एरर आने लगा था। तो मेरी ही गलती थी यहाँ पर, मैंने ऐसा नहीं करना था, मुझे वैलिडेशन पहले चेक कर लेना था तब जाके काम करना था। ये वाला लाइन हटा देते हैं। और नया जो अकाउंट बनाओगे उसको साइनअप अभी फ़िलहाल नहीं कर पाओगे, मैं उसको बताता हूँ उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसको वैलिडेट करना होगा, यहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कमिट, सॉरी सेव में लिखेंगे कमिट फॉल्स, ठीक है, यानी अभी सेव मत करो। और इसका नाम रखते हैं यूज़र फॉर्म नाम इज इक्वल टू, और इसमें एक कॉलम को जोड़ दो, वो है यूज़र फॉर्म डॉट इज स्टाफ, और इसको ट्रू कर दो। इज स्टाफ एक कॉलम का नाम है इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा। और यूज़र डॉट सेव इज़ एक्टिव, इस सुपर यूज़र कर देते हैं, यानी इसको सुपर यूज़र बना देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप इसमें बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये होगा, हम बताते हैं आपको, कि आप यहाँ पर इस स्टाफ इस सुपर यूज़र को दोनों को ट्रू कर देंगे तो जो नया अकाउंट बनेगा वो अकाउंट पहले से ही टिक लगा हुआ होगा, तब वो लॉगिन हो सकता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं आउटपुट में, पहले देख लीजिए। अभी यहाँ पे यूज़र के पास दो डेटा है, एक CWS है और एक ये रॉक। तो रॉक में टिक नहीं लगा मतलब ये लॉगिन नहीं हो सकता, लेकिन सुपर यूज़र अब बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम जाते हैं साइन अप के पेज में, यहाँ आ गए, एक नया बनाते हैं रॉक। ध्यान रखिएगा इसमें जो RO है दोनों कैपिटल है, ठीक है।
पासवर्ड मिसमैच हो गया। सिमिलर टू द यूज़र हो गया, यानी इसके सिमिलर होना नहीं है। बिहार दो बार टाइप करने में एक बार गलती हो ही जाता है। देखो ये वाला रजिस्टर्ड हो गया, लॉगिन के पेज में आ गए, और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ और लॉगिन करता हूँ। देखो लॉगिन हो गया। तो इसको हम अगर तुम स्लैश देकर एडमिन दिखाएंगे तो उसमें टिक लगा हुआ आ जाएगा, देखना। लॉगिन कर रहे सुपर यूज़र हो गया। अब देखना जब यूज़र बना होगा उसमें टिक उसमें लगा हुआ है, देखा तुमने? तो जिसमें ये टिक लगा होगा वही लॉगिन कर सकता है, इसलिए मैंने ये 2 लाइन जोड़ दिया। देखो स्टाफ स्टेटस लिखा ना, इसको स्टाफ स्टेटस को क्या कर दिया हम, ट्रू कर दिया, और सुपर यूज़र बनाने की कोशिश किया। तो ये दोनों से क्या हो गया, लॉगिनेबल हो गया। तो लॉगिन और वो दोनों कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट काम ये रह गया, बस एक लाइन का काम है कि यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं साइन अप और लॉगिन, इसके जगह पे नाम आना चाहिए उस यूज़र का जो लॉगिन किया है। तो उसके लिए तुम जाओगे बेस में, नहीं इसमें हो नॉर्मली बेस में, और यहाँ पर जहाँ पे लॉगिन और साइन अप है उस डिव को एक कंडीशन में घेरोगे, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, और लिखेंगे रिक्वेस्ट या यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड। स्पेलिंग सही है? इफ़ लगाओ, इफ़ अगर ऑथेंटिकेटेड है तो उसमें जो लिंक होगा वो होगा लॉग आउट का, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा ना हुआ तो ये रिफ्रेश करो, देखो लॉग आउट का लिंक आने का मतलब सही बात है, वही लॉग आउट है जिसको अभी हम लोग बनाया नहीं है फ़िलहाल, लेकिन लॉग आउट का काम आ गया। एक और ए टैग बना लेते हैं जो बताएगा लॉगिन किसने किया है, नाम क्या है उसका। तो उस आदमी का नाम लेने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़र डॉट यूज़र नेम, 2 बार कर्ली ब्रैकेट, एक बार हो गया। देखो CWS, ये लॉग आउट को इधर लेते आते हैं नीचे। अब चेक करो, दोनों के बीच का गैप कंसिडर करना है, तो तुम यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट साइड से 2 या 3 जो डालना होगा, लेफ़्ट साइड नहीं राइट साइड से। देखो तो ये बंदा जो लॉगिन है उसका दिख रहा नाम, इसका मतलब है कि जो लॉगिन है उसका नाम दिखा सकते हैं। तो इतना ही काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए। और इसका जो डिज़ाइन है नाम दिखाने का, उसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं रहेगा, BG डैश वाइट ये सब नहीं रहेगा, और टेक्स्ट डैश ग्रे कलर का, डार्क वर्जन में वाइट, ऐसा कुछ नहीं। और जो नाम लिखा हुआ है टेक्स्ट डैश ब्लैक, कहीं और भी है कलर के बारे में डिस्कशन। टेक्स्ट डैश ब्लैक लिखने, ओ ब्लैक लिखा तो ब्लैक ही ना आएगा, वाइट नहीं। ठीक है, एक ग्रे लिखा हुआ है, इसको भी ब्लैक वाइट, ठीक है, हो गया। लॉग आउट का जो लिंक है वो हम लोग कल डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।